और चलिए सीधा आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। फिलहाल आपको बता दें क्या कुछ कहना है, सुनते हैं। तो फिलहाल आपको बता दें कि बारीकी से जो भी स्थितियां बनी हुई हैं प्रदेश में, उसका भी जायजा जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो ले रहे हैं। और अधिकारियों से लगातार जो बैठकों का दौर जो है वो भी जारी है। तो फिलहाल आपको बता दें कि अधिकारियों के साथ युद्ध स्तर पर बैठकें चल रही हैं और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा भी है मेरठ में, गाजियाबाद और नोएडा में। और जाहिर तौर पर कोरोना संक्रमण को लेकर जो व्यवस्थाएं की गई हैं अस्पतालों में, खासकर जो व्यवस्थाएं दी जा रही हैं और कैसी व्यवस्था है, खासकर ऑक्सीजन की, वो प्रॉपर तरीके से अस्पतालों में सप्लाई हो रही है नहीं हो रही है, इसे सुनिश्चित किया जा रहा है। ग्राउंड स्तर पर पूरी तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल की जा रही हैं। और फिलहाल आपको ये सीधी तस्वीरें वे भी इस बात का सत्यापन कर लें कि मेडिकल किट उन लोगों तक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और ये सूची आरआरटी रैपिड रिस्पांस टीम एक हमारी है जो वहां जाकर के जितने लक्षण युक्त और संदिग्ध मामले हैं उन सबका एंटीजन टेस्ट करें। ये व्यापक पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्र में कार्य प्रारंभ हुआ है और इस अभियान के तहत हम लोगों ने 15 मई तक 10 लाख मेडिकल किट ग्रामीण क्षेत्र में अभी तक उपलब्ध कराए हैं। हर संदिग्ध और लक्षण युक्त व्यक्ति को या उनसे जुड़े हुए किसी ऐसे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से जुड़े हुए व्यक्ति को हमने कोरोना कर्फ्यू उत्तर प्रदेश के अंदर इसीलिए 24 तक एक्सटेंड किया है कि निगरानी समिति और तेजी के साथ आगे कार्य कर सके और हर एक गांव, पूर्वा, मजरा तक पहुंच सके। और ये स्क्रीनिंग की कार्रवाई, टेस्टिंग की कार्रवाई निरंतर चल रही है। आरआरटी से भी कहा गया है कि बहुत सारे मामलों में, देखिए फर्स्ट वेव में मेडिसिन किट देने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। फर्स्ट वेव में केवल गांव में संक्रमण उतना नहीं था, लेकिन उन लोगों ने वहां पर होम आइसोलेशन में रह करके, केवल ऑब्जर्वेशन में रह करके उन लोगों को, ज्यादातर लोग ठीक हुए थे, जिनको आवश्यकता पड़ती थी उन्हें हम L1 फैसिलिटी के हॉस्पिटल में लेकर के आते थे और L1 फैसिलिटी के हॉस्पिटल में उनको सामान्य ऑब्जर्वेशन में रख करके वे लोग उपचार करके ठीक होते थे। सेकेंड वेव में एक बात देखी गई कि पहले 2-3 दिन के अंदर अगर दवा उसने ले ली तो क्रिटिकल होने से वो बच जाता है, उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अन्य क्रिटिकल स्थिति में पहुंचने की स्थिति नहीं होगी। इसी बात को लेकर के हम लोगों ने मेडिकल किट निगरानी समिति के जिम्मे किया कि निगरानी समिति ही इसको पहले चरण में स्क्रीनिंग के साथ वितरित करे और इस कार्यक्रम को टेस्टिंग के साथ जोड़े। दूसरा, एंटीजन टेस्ट के बाद कुछ ऐसे संदिग्ध मामले होंगे जिनका आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना है, आरआरटी इसको तत्काल तय करे। हमने इसीलिए सभी 108 से जुड़ी हुई एम्बुलेंसेस को इसी के लिए डेडिकेट किया है। इसके अलावा उन लोगों को भी वाहन उपलब्ध करवाए गए हैं। ये भी उनको कहा गया कि सेकेंड वेव में एक और बात देखने को मिल रही है कि आरटी-पीसीआर में भी व्यक्ति नेगेटिव आ रहा है, लेकिन उसमें लंग्स उसके प्रभावित हैं। उस मामले में डिजिटल एक्सरे या सीटी कैसे हम करा सकते हैं, नजदीक के किसी सेंटर में ले जाकर के इसकी व्यवस्था आरटी टीम वहां पर सुनिश्चित करें। एक, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना। दूसरा, व्यापक पैमाने पर स्वच्छता, सैनिटाइजेशन की कार्रवाई को आप युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाइए। ये हमारा पहले फर्स्ट वेव से ही ये लगातार चलता रहा। इस कार्यक्रम को हम लोगों ने निरंतरता प्रदान की है और ये कार्यक्रम हमारा निरंतर अभी भी चल रहा है और हम इसको लेकर के अभी भी उसी प्रकार से टीमें बनी हुई हैं। देखिए फर्स्ट वेव आई थी, हमने टीम 11 बनाई थी। सेकेंड वेव आई, हमने टीम 9 बना करके अलग अलग टीम को अलग अलग प्रकार की जिम्मेदारी देकर के और पूरी जवाबदेही तय की गई कि हर टीम अपनी अपनी जवाबदेही के साथ उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा। आज उसी का परिणाम है कि
फर्स्ट वेव के समय भी उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश में अगस्त और सितंबर में 1 लाख केस पर डे आएंगे, और सेकेंड वेव के समय भी यही कहा गया कि अप्रैल और मई में यूपी में 1 लाख केस पर डे आएंगे। उत्तर प्रदेश में आज जो मैंने आपको बताया है 10,600 पॉजिटिव केस आज आए हैं, यानी कल मॉर्निंग से कल सुबह 6 बजे से लेकर आज सुबह 6 बजे के बीच में 10,600 पॉजिटिव केस हैं। और जो हमारे पास एक्टिव केस थे यूपी के अंदर, लगातार उसमें कमी हुई है। हमारे प्रदेश की वर्तमान में जब ये पीक में था, पॉजिटिविटी रेट लगभग 22% तक गया था, आज ये घटकर के 5 से नीचे है। CFR हमारा 1% के आसपास अभी भी बना हुआ है। ये उत्तर प्रदेश की एक सामान्य स्थिति जो आपके सामने मुझे रखनी थी, ये सामान्य स्थिति है। रही बात वैक्सीनेशन की, उत्तर प्रदेश आज 1.5 करोड़ वैक्सीन प्रदेश के अंदर प्रदेश के नागरिकों को उपलब्ध करवा चुका है। अब ये 1.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन अब तक हम उपलब्ध उत्तर प्रदेश के अंदर करवा चुके हैं, लेकिन इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की भी दिशा में हम लोगों ने प्रयास प्रारंभ किया है। जैसे 45 से ऊपर हर व्यक्ति को भारत सरकार मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध करा रही है, और उसके लिए गाइडलाइन भारत सरकार ने बनाई है। उस गाइडलाइन को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। उसी के अनुसार वेस्टेज कम से कम हो। जब 16 जनवरी से हेल्थ वर्कर को वैक्सीन प्रारंभ ही थे, तो वेस्टेज का जो प्रतिशत था वह 21-22% तक था। आज वह घट करके 2 और 3 के बीच में आया है। हम लोगों ने 1 मई से प्रदेश के अंदर 18 से 44 आयु वर्ग को भी वैक्सीन देना प्रारंभ किया है। हम लोगों ने पहले चरण में उन 9 जनपदों को लिया था जहां पर पॉजिटिविटी रेट सर्वाधिक थी और जहां पे ज्यादा एक्टिव केस थे। फिर उसके दायरे को बढ़ाया गया। हम लोग कल से 23 ऐसे जनपदों में वैक्सीन 18 से 44 के बीच में वैक्सीन देने की कार्रवाई प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमारे सभी 18 जितने भी ये 18 जो कमिश्नरी हेडक्वार्टर हैं, गौतम बुद्ध नगर समेत प्रदेश के अंदर जो हमारे नगर निगम हैं, इनमें वैक्सीनेशन की हमारी कार्रवाई चल रही है और उसमें वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को हम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा रहे हैं। हमने ग्लोबल टेंडर भी वैक्सीन के लिए जारी किया है। पीरियड में 6 कंपनियों ने इसमें भाग लिया था और उस पर उन लोगों की कुछ क्वेरीज थी, उसको आगे बढ़ा करके हम लोग उसको आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन भारत सरकार वैक्सीन की आपूर्ति अभी हमारे पास जिस तरीके से हम लोग वैक्सीन के कार्यक्रम को चला रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण दर में किस तरीके से कमी आई है और आगे का क्या रोडमैप है, उसकी जानकारी यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मीडिया को दे रहे हैं। बढ़ेंगे आगे और रुख करेंगे हरियाणा की खबरों की ओर। तो हरियाणा में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में थोड़ी कमी आई है। आपको ये भी बता दें कि पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 9,676 नए केस आए हैं, तो वहीं 144 लोगों की एक दिन में मौत हुई है। हालांकि साइबर सिटी गुरुग्राम में संक्रमण तेजी के साथ फैल रहा है और गुरुग्राम में पिछले 24 घंटे में 1,691 नए केस मिले हैं। वहीं फरीदाबाद की बात करें तो 1,146 नए केस मिले हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए ही सरकार की तरफ से हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार ने 1 हफ्ते के लिए प्रदेश में लॉकडाउन को भी बढ़ाया है और साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार गांव का दौरा कर लोगों को जागरूक कर रही है। यशपाल यादव जी हमारे साथ डीसी फरीदाबाद के जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जनता टीवी पर। धन्यवाद आपका। यशपाल यादव जी, क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती कोरोना संक्रमण को इस चेन को तोड़ने की है, तो किस तरीके से फरीदाबाद प्रशासन जो है इस ओर काम कर रहा है? देखिए
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हेल्थ डिपार्टमेंट ने बहुत क्लियर कट एसओपीज जारी कर रखी हैं जी। और उन सबको लागू करने के लिए हमने फरीदाबाद को कुल 1327 हिस्सों में बांटा है और प्रत्येक हिस्से के अंदर 3 सरकारी मुलाजिम लगाए गए हैं। उनके ऊपर सीनियर ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई गई है उसको सुपरवाइज करने के लिए जी। हर रोज हमारे पास जो भी पॉजिटिव केसेस आते हैं वो इन सबको दे दिए जाते हैं और शाम को 3 बजे तक प्रत्येक मरीज से ये लोग संपर्क करते हैं, उनकी कांटेक्ट ट्रेसिंग करते हैं, उनको अगर मेडिकल हेल्प की जरूरत होती है मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करवाते हैं, उनको अगर किसी भी तरह की दवाई की जरूरत होती है किट्स होती हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं और उनका परफेक्ट तरीके से फॉलो अप होता है। इसके अलावा जो लोग उनके संपर्क में आए हैं उनकी डिटेल्स नोट डाउन की जाती हैं और उनकी जरूरत के हिसाब से टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो ये जो फॉलो अप का एक सिस्टम बनाया गया है माइक्रो लेवल के ऊपर, उससे हम हर रोज सेम डे सभी लोगों से संपर्क कर पा रहे हैं और उनको जो जरूरी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं या मेडिकल असिस्टेंट चाहिए होती है वो प्रोवाइड करवाते हैं। जी यशपाल यादव जी, हेल्पलाइन नंबर का अगर यहाँ पर जिक्र करते हैं क्योंकि जगह जगह पर इस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर की है, फरीदाबाद में हेल्पलाइन नंबर को लेकर क्या व्यवस्था है यहाँ पर? कितनी देर में अगर वो हेल्पलाइन नंबर पर डायल करते हैं तो कितनी देर में जो ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि जो मदद है वो तुरंत उस मरीज तक उसके एड्रेस तक पहुंचे? देखिए हमने पूरे जिले के लिए भी कंट्रोल रूम बनाया हुआ है जिसमें हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए हैं, लेकिन इतने बड़े जिले के लिए जो 22-23 लाख पॉपुलेशन है, एक सेंट्रलाइज सिस्टम अगर हम बनाते हैं तो वो दिक्कत क्रिएट करता है क्योंकि सूचना आगे पहुंचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। इसलिए इसी चीज को दूर करने के लिए हमने हर एरिया के अंदर, जैसा मैंने पहले बताया, 1327 हिस्सों के अंदर बांटा है और उसमें ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई है। तो जैसे ही कोई पॉजिटिव व्यक्ति हमारे पास रिपोर्ट आती है उसके तुरंत मोबाइल नंबर पे या उसके घर जाके उसे संपर्क किया जाता है और वो व्यक्ति उसको अपना नंबर देकर आता है। उसके ऊपर जब भी चाहे वो संपर्क कर सकता है और इमीडिएटली उसको मदद पहुंचाई जाती है। तो हमने डिसेंट्रलाइज लेवल पे इसको किया हुआ है। तो जिस भी व्यक्ति को जो उस पर्टिकुलर एरिया में काम हमारी तरफ से कर रहा है उसके पास में 15 से 20 पेशेंट्स होते हैं जिनसे वो हर रोज बात करता है और अगर उनको कोई जरूरत होती है तो इमीडिएटली उस व्यक्ति से वो बात कर सकते हैं। यशपाल यादव जी, हालांकि फरीदाबाद का अगर जिक्र करें, फरीदाबाद को अगर देखें क्योंकि शुरू से लेकर अब तक मामले संक्रमण के गुरुग्राम और फरीदाबाद में बहुत तेजी के साथ बढ़े थे, लेकिन अभी प्रेजेंट सिचुएशन देखें तो फरीदाबाद ने बहुत जल्दी रिकवर यहां पर किया है। किस तरीके से पूरी चुनौतियों को आप लोगों ने फेस किया ताकि प्रॉपर तरीके से जो मेडिकेशन है वो उन मरीजों तक पहुंचाई जाए, और क्या कुछ चुनौतियां यहां पर रही फरीदाबाद प्रशासन के सामने, क्योंकि रिकवरी रेट फरीदाबाद में बहुत जल्दी यहां पर सुधार देखने को मिला है? 29 अप्रैल को हमारे पास में हाईएस्ट नंबर आए थे, 2900 के आसपास पॉजिटिव केसेस उस दिन आए थे और अब पिछले 3 दिन से हमारे जो टोटल केसेस हैं वो 1000 से भी कम हैं। तो बहुत तेजी के साथ में केसेस घटे हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से लॉकडाउन का एक जो आदेश आए, इसके अलावा उनके जो निर्देश आए उनको ग्राउंड लेवल के ऊपर इम्प्लीमेंट किया गया है। फरीदाबाद के अंदर एक जो बड़ी यूनिक चीज है वो ये है कि यहाँ के लोग, यहाँ का समाज, यहाँ के समाज सेवी, एनजीओ, ये सब लोग बहुत तेजी के साथ में सामने आते हैं और लोगों की मदद एक दूसरे की करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भी हमने देखा कि जैसे ही हमने ये सब चीजें लागू करने की कोशिश की, लोग खुद सामने आए, एक दूसरे की मदद की और बहुत तेजी के साथ में हम इन केसेस को कंट्रोल कर पाए। हॉस्पिटल्स के अंदर चाहे बेड्स प्रोवाइड कराने की बात हो, लोगों को खाना पहुंचाने की बात हो, लोगों को वैक्सीनेशन की बात हो या उनको किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो, आपको फरीदाबाद में हर जगह स्वयं सेवक मिलेंगे जो इस काम में लगातार लगे हुए होंगे और ये एक बहुत बड़ी ताकत है जिसने लोगों तक मैसेज जल्दी पहुंचाने में, लोगों को जागरूक करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। जी यशपाल यादव जी, एक बहुत बड़ी चुनौती कोरोना संक्रमण से बचने की तो है ही, जो कि पूरे देश में व्याप्त है, लेकिन युद्ध स्तर पर जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है, फरीदाबाद में किस तरीके की इसको लेकर व्यवस्था है? क्योंकि तरह तरह की भ्रांतियां थी, हालांकि वो वक्त पर दूर भी हो रही हैं, लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर कैसी व्यवस्थाएं हैं फरीदाबाद में? जनवरी के महीने में जब हमने टीकाकरण शुरू किया था तो हमें ये उम्मीद थी कि लोग सामने आएंगे और टीकाकरण बहुत तेजी के साथ में होगा। वैक्सीन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी। दुर्भाग्य से उस वक्त लोग सामने नहीं आए, बहुत सारी भ्रांतियां फैला दी गई और
हमारे जिले लेवल के ऊपर भी जो सीनियर ऑफिसर्स थे, जो कमिश्नर ऑफ पुलिस थे, चीफ मेडिकल ऑफिसर्स थे, डिप्टी कमिश्नर, रेवेन्यू के बाकी लोग, सभी लोगों ने सामने आके सबसे पहले टीकाकरण करवाया ताकि लोगों को एक संदेश जाए कि बिल्कुल सुरक्षित है। और सब लोगों से रिक्वेस्ट की गई, आरडब्ल्यू लेवल के ऊपर मीटिंग्स की गई, लोगों को मोटिवेट करने का प्रयास किया गया, लेकिन उस वक्त थोड़ी रिलैक्टेंस थी। लेकिन जब से ये सेकंड वेव आई है और इसमें ये बात बिल्कुल सामने आ गई है कि जिन लोगों ने भी टीकाकरण करवा रखा था उनको ज्यादा दिक्कतें नहीं हुई, उनको मौत का सामना नहीं करना पड़ा, तो लोगों के अंदर अब बहुत उत्साह है और लोग बहुत ज्यादा डिमांड इस बात की है कि वैक्सीनेशन करवाई जाए। इसी वजह से पूरे शहर के अंदर लगभग 76 लोकेशंस के ऊपर हमने वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए हैं, जहां हमारी गवर्नमेंट की मेडिकल टीम होती है, वो उनको टीकाकरण का कार्य करती है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको भी इस काम के लिए साथ में लगाया गया है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज बड़ी यहाँ पर हैं और उन लोगों के पास बहुत बड़े नंबर में एम्प्लॉइज हैं, तो इन लोगों की तरफ से भी हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी। इनके कैंपस के अंदर भी टीकाकरण के सेंटर्स हमने परमिशन इनको दी है। ये लोग अपने स्तर पर भी कुछ वैक्सीन परचेज कर रहे हैं, अपने लोगों को लगा रहे हैं। तो वैक्सीनेशन का काम बहुत तेजी के साथ आगे चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि जून जुलाई के अंदर जब ये वैक्सीनेशन हमें बताया जा रहा है कि काफी बड़े लेवल पे उपलब्ध होगी, तो हम इसके लिए मेंटली तैयार हैं और हम इसको बहुत तेजी से खत्म करना चाहेंगे। तो ना केवल जिला प्रशासन इसके लिए तैयार है बल्कि लोग भी तैयार हैं और लोग सामने आके व्यवस्था बनाने में, उसको बेहतर ढंग से लगाने में, कैंप्स ऑर्गेनाइज करवाने में, वो सब काम करने के लिए तैयार है। हमारे पास काफी बड़ी टीम तैयार हो चुकी है और हम इसको बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। जी, लेकिन सर सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर, क्योंकि वैज्ञानिकों की तरफ से जिस बात का जिक्र बार बार हो रहा है वो है कोरोना की थर्ड वेव, जो कि सबसे ज्यादा बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक है। इसको लेकर प्रशासन की क्या तैयारी है सर, क्योंकि बताया जा रहा है इसी साल के अंत तक ये थर्ड वेव स्ट्राइक आउट कर सकती है। आज जब हम सेकेंड वेव के साथ में लड़ रहे हैं तो लगातार हम अपने सिस्टम्स को मजबूत कर रहे हैं। ना केवल प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, चाहे वो रेवेन्यू का है, चाहे वो पुलिस का है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है, डेवलपमेंट का है, हेल्थ डिपार्टमेंट का है, इन सभी को प्रॉपर तरीके से ड्यूटीज असाइन की गई हैं, उनकी ट्रेनिंग्स की गई हैं, उनको अपने रोल के बारे में बहुत क्लैरिटी आ गई है, पूरे एसओपीज तैयार हो गई हैं, सिस्टम इन प्लेस हो गया है और हम हर रोज इसको और सुधार की तरफ लेकर जा रहे हैं। जहां पर भी खामियां नजर आती हैं, जहां पर भी प्रॉब्लम्स नजर आती हैं, उनको दूर किया जाता है, सब लोगों को कम्युनिकेट किया जाता है और इस तरह से पूरा का पूरा सिस्टम रेडी है, जो ना केवल प्रेजेंट वेव के अंदर फाइट कर रहा है बल्कि अगली वेव भी अगर आती है तो हम पहले दिन से तैयार रहेंगे। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को टीकाकरण का जो ये प्रयास चल रहा है, ये भी जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो लोग उतने कम वल्नरेबल रहेंगे, तो हमारा नंबर्स घटता चला जाएगा और मुझे उम्मीद है कि अगर ऐसी कोई वेव आती है तो उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार होंगे और हम उसको निपटने में सक्षम होंगे। हमारी जो हॉस्पिटल कैपेसिटी है उसको भी हमने बढ़ाया है। हमारे यहाँ पर 3 मेडिकल कॉलेजेस हैं। एक मेडिकल कॉलेज जो प्राइवेट सेक्टर में था, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने उसको टेक ओवर किया है और उसके अंदर इंडियन आर्मी की मदद से हमने 100 बेड्स वहां पर लगाए हैं, उनको 200 बेड तक हम लेकर जा रहे हैं। बहुत सारे लोग सामने आ रहे हैं। एक नए 100 बेड का हॉस्पिटल जो हमारा सिविल हॉस्पिटल है उसके अंदर हम बढ़ाने लग रहे हैं। तो ना केवल हम अपनी कैपेसिटी सिविल साइड पे बढ़ा रहे हैं बल्कि मेडिकल साइड पर भी कैपेसिटी बढ़ रही है। ऑक्सीजन की कमी जब हम महसूस कर रहे थे तो हर जगह पे हमने अपने ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने शुरू कर दिए हैं। 2 ऑलरेडी प्लांट्स हमारे काम करने शुरू कर चुके हैं जिले के अंदर, 4 और प्लांट्स अगले 1 महीने के अंदर एस्टेब्लिश हो जाएंगे। तो हर फील्ड के अंदर हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं और अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो उसको हम पूरी ताकत के साथ फेस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया यशपाल यादव जी, हमारे साथ डीसी फरीदाबाद जुड़े और अपने तमाम जो आगे के रोड मैप है वो हमसे साझा करने के लिए।